से आपका केसीएल फार्मेसी ऐप और केसीएल ट्यूटोरियल चैनल पर। आप वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो भी थैंक यू, और अगर आप ऐप पर देख रहे हैं तो अभी थैंक यू। ठीक है, आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का, जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर और बी फार्मा के 5वें सेमेस्टर में है। उसकी बात करेंगे, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। जी हाँ, ये इस आज के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले क्लास में आपने देखा दोस्तों, हमने बताया था कि चैप्टर था मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955। उसमें हमने बताया था कि जितने भी अल्कोहलिक प्रिपरेशन है उनको उसके अंतर्गत रखा जाता था, और उसके साथ साथ कुछ नारकोटिक, कुछ ओपियम वाले प्रोडक्ट भी 1955 के अंतर्गत आते थे। ओके, आगे हम बात करते हैं। देखिए, आपको पता है कि हमारे देश में बहुत सालों पहले से ही ये चरस, गांजा, भांग, अफीम, डोन, ये सब नशीले पदार्थों का उत्पादन होता रहा है, और छोटे मोटे लेवल पे लोग उसका इस्तेमाल करते रहे। सुरती है, खैनी है, ये चलता रहा। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, उसमें देखा गया कि इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने पे बहुत ज्यादा देश में क्राइम बढ़ने लगा था। ये बात है अंग्रेजों के समय की, कि उस समय क्या हो रहा था कि क्राइम बढ़ने लगा था, मारपीट, लूटपाट ज्यादा होने लगा था, और इसका जो सेल है वो उस पर बहुत ही नंबर 2 की पैसे की कमाई शुरू हो गई थी। तो अंग्रेजों के समय से ही बहुत तरह तरह के कानून बनते गए, जिस कानून का मेन पर्पस था कि इसके ऊपर नियंत्रण लगाना, कि कोई भी अफीम ना बेच सके, कोई गांजा ना बेच सके, कोई कहीं किसी दुकान में ना खरीद सके, कोई अपने घर पे स्टोर ना कर सके, कोई अपने खेतों में उगा ना सके। इन सब के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग कानून आते गए। जैसे कि सबसे पहले 1857 ईस्वी में, 1857 आपको डेट याद होगा, मंगल पांडे क्रांति वाला। जी हाँ, सेम वही 1857 ईस्वी में पहला ओपियम एक्ट आया, जिसको अंग्रेजों ने लाया, जिनका यह था कि कोई भी भारतीय अब अपने खेत में गांजा, भांग, अफीम की खेती नहीं कर सकता। पहले लोग उगा लेते थे, कोई नियम कानून था नहीं, तो कोई खेती नहीं कर सकता। जिस खेत को अंग्रेज सरकार से परमिशन मिलेगी, जिसको लाइसेंस मिलेगा, वही बेच सकता है। उसके बाद फिर धीरे 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 कंट्रोल होते होते लोग चुपके से काम करने लग गए, रास्ता नंबर 2 हाथ का निकालने लग गए। तो फिर अंग्रेजों ने एक नया कानून लाए, ओपियम एक्ट 1878। जी हाँ, 1878 एक नया कानून लाया 1878 ईस्वी में। उन्होंने इस कानून को थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट किया, सजाएं बढ़ा दी, गुनाह बढ़ा दिया, फाइन बढ़ा दिया, कानून और लगा दिया कि आप बिल्कुल सेल नहीं कर सकते, बिल्कुल बेच नहीं सकते बिना परमिशन के, बिना किसी चीज के, ये वो करके, ताकि ये चीजें और हार्ड हो जाए। लेकिन समय, आपको पता है कि जैसे जैसे समय बदलता है, स्थितियां बदलती हैं, लोग पुराने कानून में नया रास्ता निकाल लेते हैं और चीजें आप कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। उसके बाद 1930 ईस्वी में, 1930 आते आते कुछ और तरह की मादक पदार्थ है, दवाइयां, अफीम, ओपियम, ठीक है, ये सब और की नई प्रजातियां सामने आने लग गई। तो 1930 में डेंजरस ड्रग एक्ट पास हुआ। ठीक है, डेंजरस ड्रग एक्ट पास हुआ 1930 ईस्वी में, जिसके अंतर्गत इन दोनों को मिला के, मर्ज करके इसके अंदर मिला दिया गया, और इन दोनों कानून को खत्म कर दिया गया, इनकी जगह पे ला दिया 1930 में डेंजरस ड्रग एक्ट। अब डेंजरस ड्रग एक्ट के अंदर वो सारी दवाइयां आती थी जो नशीली थी, जो जानलेवा थी, जो जहरीली थी, जिससे इंसान के अंदर नशा होता था, एडिक्शन होता था, और उस पर एक कठोर कानून बना के काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद देश आजाद हुआ, 1930 के बाद 47 में आजाद हुआ, और आजादी के बाद जो पुराने कानून थे, पुराने प्रतिरोध रवैये थे, उसमें बदलाव आया, लोगों की सोच में बदलाव आया, और धीरे धीरे करते 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 क्या होने लगा कि पूरी तरह से जो कंट्रोल है वो शुरू हो गया। गेट बंद कर दो। ठीक है, पूरी तरह से ये कंट्रोल जो है वो शुरू होने लगा, लेकिन लोगों ने वहां से भी साइड का रास्ता निकाल लिया, और वहां से भी धीरे 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 सरकार का नियंत्रण खत्म होने लगा। तो सारे कानूनों को नष्ट करके 1857, 1878 ओपियम एक्ट और 1930 के डेंजरस ड्रग एक्ट, तीनों को विलय करके एक नया कानून बनाया गया 1985 में भारत सरकार के द्वारा, जिसको कहते हैं नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट। क्लियर? यानी एक नया कानून बना, नारकोटिक ड्रग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 ईस्वी में। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या ग्रुप चैट में कमेंट करके ऐप में, कि उस समय 1985 में किसकी सरकार थी। ठीक है, भारत में किसकी सरकार थी, कौन प्रधानमंत्री था, आपको इसका जवाब बताना है। ठीक है, तो 1985 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट पास हुआ, जिसका मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या था? जिसका मुख्य ऑब्जेक्टिव था कि पूरे भारत में, पूरे राज्यों में जो आपके जितने भी आपके जो ड्रग्स हैं, जो नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस के अंतर्गत आते हैं, उसके लाइसेंस, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसके कल्टीवेशन यानी खेती, उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसके सेल, उसके पोसेशन, उसका मतलब होता है अपने यहाँ भंडारण करना, इकट्ठा करना,
इन सभी पे नियंत्रण किया जाए और नियंत्रण के अनुसार कानून बना के उस पर नियंत्रण किया जाए, इसी को कहते हैं नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, जो कि हमारा आया था 1985 में, जिसका मुख्य ऑब्जेक्टिव यही सब था कि लाइसेंसिंग पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, कल्टीवेशन पे, सेल पे, पोसेशन पे, ठीक है, और इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट पे और इंट्रा स्टेट इंपोर्ट पे, सब पे पूरी तरह से कानून नियंत्रण किया जाए, जिसे कहते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। ये क्यों बनाया गया कानून, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जैसे जैसे ये नशे की आदत बढ़ती रही, युवाओं में इसका क्रेज बढ़ता रहा, क्राइम बढ़ता गया समाज में और बेरोजगारी बढ़ती गई, लोगों के घर बर्बाद होते गए, इसलिए सरकार को बहुत ही कड़े कानून बनाने की जरूरत पड़ी। उसके बाद क्या हुआ कि लास्ट में जब 1985 के बाद करीब 3 साल बाद एक ऑर्डिनेंस सरकार ने पास किया, भारत सरकार ने अपनी संसद से एक ऑर्डिनेंस पास किया जिसका नाम था नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट ऑर्डिनेंस, ठीक है, जो ऑर्डिनेंस पास हुआ 1988 में, जिसका मेन काम था टू प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक। इलिसिट ट्रैफिक का मतलब ये होता है कि इस प्रोफेशन में बहुत से ऐसे लोग इन्वॉल्व थे जिनका कोई लाइसेंस जिनके पास नहीं था, जिनके पास कोई नंबर सरकारी क्राइटेरिया से काम नहीं करते थे, गलत तरीके से काम करते थे और स्मगलिंग करते थे, ड्रग सेल करते थे, बच्चों को बर्बाद करते थे, कॉलेज सप्लाई करते थे गांजा भांग चरस की। तो उस पर नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाया और 1988 में, और उस ऑर्डिनेंस के तहत इस कानून को और कड़ा किया गया, इसकी सजाए को और बढ़ाया गया, जेल की अवधि और बढ़ाई गई ताकि इस पे पूरी तरह से नियंत्रण हो सके। लेकिन अभी भी कितना नियंत्रण है आप देख ही रहे हैं। आज पूरा बॉलीवुड, जो आपको शांत के केस के बाद आपने देखा क्या हो रहा है कि पूरे बॉलीवुड में नशे की जो रोज एलसीबी से पूछताछ हो रही है, तो आप देख रहे हैं कंट्रोल पूरी तरह से नहीं हो सकता। जिनके पास बहुत पैसे हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व होकर बहुत से गलत काम कर रहे हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, बाकी डिटेल पूरा का पूरा चैप्टर, इसके कानून, इसके ऑफेंसेस, पेनल्टीज अगर आपको पूरे पढ़ने हैं तो आपको पूरा फुल लेक्चर पढ़ने के लिए आपको केसीएल फार्मेसी ऐप इंस्टॉल करना होगा। गूगल प्ले पे जाइए, केसीएल फार्मेसी ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहां के बाद हम इस चीजों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप बात करते हैं इसके कुछ डेफिनेशंस की, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, इसको जान लेते हैं कि कौन कौन से डेफिनेशंस, क्योंकि आने वाले चैप्टर में, इस चैप्टर के आगे क्लासेस में कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जिसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहला है एडिक्ट। एडिक्ट आप जानते हैं, यानी नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के कानून के तहत जो व्यक्ति किसी भी नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का आदी हो जाए, हैबिचुअल हो जाए और उसके बिना वो ना रह पाए, उसी को एडिक्ट कहते हैं। हिंदी में कहते हैं आदी होना, दिस इज कॉल्ड एडिक्शन। ओके, ये तो आपको पता है डेफिनेशन इसकी। दूसरा है कैनबिस। कैनबिस एक बहुत ही अजूबा पौधा है दोस्तों, जिसको हम लोग कह सकते हैं, इसका बायोलॉजिकल नेम है हेम्प, इसका नेचुरल नेम है, और बायोलॉजिकल नेम उसका कैनबिस सटाइवम। इस प्लांट की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज अगर मैं आपको बता दूं, ये इसके जड़ है और ये इसके तने हैं और इसके ये इसको हमने मान लिया कि इसके फ्लावर्स हैं, ठीक है, ये इसके फ्लावर टॉप्स हैं, ठीक है, ये फ्लावर टॉप्स हैं, ये इसके लीव्स हैं, इस तरह से बहुत पतले पतले लीफ होते हैं, ऐसे ऐसे करके आपने शायद देखा होगा ये प्लांट, ठीक है, ये इसके लीफ है और इसके कुछ फ्रूट है। देखिए ये मान लीजिए हमने फ्रूट है, मैं आपको 3 पार्ट दिखा रहा हूँ। इसके 3 पार्ट में आप देखिए कि ये इसका स्टेम पार्ट है, ठीक है, स्टेम पार्ट भूल जाइए, ये दिस इज द लीफ पार्ट है, ये फ्रूट पार्ट है और ये इसका फ्लावर पार्ट है। तो इसके तीनों भाग से अलग अलग प्रकार की चीजें मिलती हैं, ये कैनबिस प्रोडक्ट कहलाते हैं। जैसे कि इसके लीफ से, इसके लीफ में थोड़ा सा कम नशा होता है, नशा तो होता है, लेकिन इसके लीफ में जो नशा है उसको, जो इससे लीफ से जो प्लांट प्राप्त होता है उसको कहते हैं भांग। भांग का नाम आपने सुना है? ठीक है, मैरिजुआना, भांग आप कहते हैं, कैनबिस होता है। ये भांग जो होता है इस कैनबिस प्लांट के पत्तियों से प्राप्त होता है। पत्तियों से मिलने वाला पार्ट क्या है? भांग। और इसको जो फूल है, इसके फ्लावर के जो टॉप्स होते हैं, इसके फ्लावर के टॉप्स जो मिलता है उसको कहते हैं गांजा। क्या बोलते हैं? गांजा। तो आपने सुना होगा गांजा और भांग। तो भांग से ज्यादा नशा किसमें होता है? गांजा में होता है। इससे ज्यादा महंगा कौन, भांग से महंगा कौन होता है? गांजा। तो ये एक ही प्लांट से मिलता है। और समझिए, इसका जो फ्रूट पार्ट है, अगर इस कच्चे फ्रूट को अगर आप इंसीजन करेंगे, कट करेंगे, तो इससे एक लिक्विड निकलता है जिसको लैटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटेक्स। कभी आपने कोई पपीते का फल लीजिए, पपीते के कच्चे फल में नखून गड़ा दीजिए, तो आप देखते हैं सफेद सफेद दूध गिरता है, वो लैटेक्स है। उसी तरह इसके फल में भी अगर आप कट करेंगे तो सफेद रंग का एक लैटेक्स निकलता है, और इस लैटेक्स से जो कंपाउंड बनता है वो क्या है? चरस। क्या है? चरस। यानी चरस, गांजा, भांग सारा का सारा एक ही प्लांट से मिलता है जिसको कैनबिस प्लांट कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कैनबिस इज अ नाइकोटिक प्लांट, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस प्लांट। इसके लीव्स क्या मिलता है? दिस लीव्स गिव्स भांग,
इसके फ्लावर टॉप से मिलता है गांजा, और इसके फ्रूट के लेटेक्स क्या मिलता है, चरस। यानी ये बहुत ही नशीला पदार्थ है, और इसके प्लांट को उगाने में, इसका सेल करने में, पूरा करने में बहुत ज्यादा सरकार का नियंत्रण है। जिसको लाइसेंस मिलता है केवल वही इसको बना सकता है मेडिसिनल पर्पज से। ओके, अगला है कोका डेरिवेटिव। तो कोका डेरिवेटिव जो प्लांट्स होते हैं दोस्तों, वो भी हमारे नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के अंदर आते हैं। इसमें कोकेन, जितना भी कोका से मिलने वाले प्लांट है उसमें दो केमिकल होते हैं, कोकेन और इग्गोनीन। ठीक है, तो इग्गोनीन और कोलेन दोनों ही नशीले होते हैं, हमारी बॉडी में हैबिचुअल डॉट कर सकते हैं, तो ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ओपियम प्लांट के बारे में आपने सुना ही होगा, जिसको अफीम कहते हैं, जिससे मॉर्फिन ड्रग मिलता है, कोडीन ड्रग मिलता है। मॉर्फिन पेन किलर होता है, कोडीन जो होता है वो खांसी के लिए, गले के लिए होता है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है। तो इसका तो मेडिसिनल यूज है ही है, ये मैंने बताया था, कोडीन सिरप लोग पी जाते हैं नशे के लिए। ठीक है, अफीम तो ये क्या है, इसका नशीला पर्पज, तो ये नशे के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसलिए ओपियम का जो पर्पज है वो नुकसानदायक भी है, इसलिए ये किसके अंतर्गत आता है, नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के अंदर। अगला डेफिनेशन है कि साइकोट्रोपिक सब्सटेंस क्या होता है। यहाँ तो लिखा है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। ऐसी कोई भी दवा जो मनुष्य के दिमाग पे असर करती है, उसको हैबिचुअल बनाती है और उसका मूड स्विंग करती है, वो मस्त रहता है, उसका कंट्रोल खुद पे खत्म हो जाता है, जिसको हम हिंदी में नशीला कह सकते हैं, उस पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, तो जो आपके साइकोसिस को अफेक्ट करता है, साइकोसिस मतलब दिमाग की सोचने की शक्ति, दिमाग का नियंत्रण, इन सबको अफेक्ट करता है, उसे साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कहते हैं। तो दोस्तों ये था एक पहला लेक्चर जिसमें हम लोगों ने डेफिनेशन की बात की, इंट्रोडक्शन की बात की, इसके हिस्ट्री की बात की। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसके पूरे कानून, इसके तरीके, दो तरीके में। अगर आपको पूरा का पूरा लेक्चर स्टडी करना है तो आप केसीएल फार्मेसी ऐप को अभी इंस्टॉल कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, लिंक आपको यूट्यूब वीडियो में मिल जाएगा, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।